हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। अभी आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान का मास्टर बुक, जो कि द एग्ज़ाम पोर्टल के द्वारा जो है दिया गया है। और ये वन लाइनर है, वन लाइनर बुक है, जिसमें कि आपको क्लास 6 से लेके 10 तक का 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है, इसको कवर करके उसका वन लाइनर बनाया गया है हर एक चैप्टर से। और ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेलवे, एसएससी और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको इन्वायरमेंट से भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मिसलेनियस हो गया, सारे प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएंगे। जिसमें कि एक वीडियो में 1 घंटा में हम आपको ये कंप्लीट कर दिए थे। क्लास 6 का काफ़ी छोटा चैप्टर था, वो आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7। क्लास 7 जो है आपका टोटल इसमें 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर से जितने भी वन लाइनर बने हैं सबको चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। तो आपका हम क्लास सेक्शन अलग अलग इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि मज़ा आएगा आपको देखने में, और कम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन इसको कर सकते हैं। हर दिन एक चैप्टर को आज हम पढ़ रहे हैं, तो इससे वन लाइनर देखते हैं कितना बनता है। और ज़्यादा मास्टर वीडियो बनाने पे लास्ट में हम एट द एंड जैसे ही आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर वीडियो को हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। और इससे ज़्यादा अच्छा होता है क्या क्या होता है कि डेली का आपका रिवीजन होते रहता है ना? तो चलिए इसे हम देखते हैं आगे क्लास 7 के साइंस को। और एक नोटिफिकेशन आप सभी को भी पता है कि बिहार में जीविका की वैकेंसी आ चुकी है। उसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट सबके लिए जो है आप लोग एलिजिबल होंगे, अच्छे-अच्छे पोस्ट उसमें भी हैं। साथ में आपका बिहार एसएससी, जो लोग काफ़ी इसका इंतज़ार कर रहे थे, बिहार एसएससी सीजीएल का जो है वो आपका आ चुका है, वैकेंसी सीजीएल 4 के लिए आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हम अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, आप लोग जाके वहाँ से नोटिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जो लोग इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाएँ, वो सोच लीजिएगा कि अभी सिलेक्शन ले भी नहीं पाएँगे, क्योंकि अभी इस बार इलेक्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी है और अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। तो जम के सब लोग मिलके तैयारी करते हैं और इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका क्लास 7 से चैप्टर 1। तो पहला चैप्टर का नाम है पादप में पोषण। पादप में पोषण। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र द्वारा। रंध्र जानते हैं क्या होता है कि एक हमारा जो पत्ती होता है, इसमें पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, एकदम हल्का हल्का, जो हम देख नहीं पाते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। क्या होता है? रंध्र। और इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अमरवेल उदाहरण है किसी परजीवी का। अमरवेल उदाहरण है परजीवी का। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो पौधे के पत्ती में जो हरा वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? तो जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो उस समय उसे प्रकाश ऊर्जा चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्लोरोफिल और जल चाहिए होता है। सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? कमेंट करके बताइएगा, पीछे चैप्टर में हम कंप्लीट किए हैं। तो सजीव के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पत्तियों द्वारा। पौधे अपना भोजन पत्ती द्वारा बनाते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? उसे विषमपोषी कहते हैं। जो जीव जंतु पादप के द्वारा भोजन संश्लेषित करते हैं उसे विषम पोषित कहते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं? तो वाहिका द्वारा। जल एवं खनिज वाहिका द्वारा पत्ती में पहुंचती है। जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो तना से। जड़ से जल खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचती है? तो तना के माध्यम से। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो जड़ के द्वारा। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के जड़ द्वारा अवशोषित होता है। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल होने के कारण। क्लोरोफिल होने के कारण शैवाल हरा होता है। कौन पादप के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त करते हैं? तो वो है जीवाणु। जीवाणु पादप के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त करते हैं। पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है।
मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो हरे तना करता है। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण हरा तना करता है। जिन पादप में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो कौन सी प्रणाली का उपयोग करता है? तो विषमपोषी प्रणाली का। जिन पादप में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो प्रणाली विषमपोषी का उपयोग करता है। पीचर पादप में पत्ती किस रूप में होती है? तो घरे के रूप में। पीचर प्लांट जो होता है उसमें पत्ती घरे के रूप में होती है। जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है लिग्निन। जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है लिग्निन। फ्लोएम पादप का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। तो फ्लोएम पादप का संवहनी ऊतक होता है जो पोषक का परिवहन करता है। किसका? पोषक का फ्लोएम करता है। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो पैरेन्काइमा। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की पैरेन्काइमा कोशिका उत्तरदायी है। रंध्र स्थित होता है पत्तों में। पत्तों में होता है रंध्र। उन पादप को क्या कहते हैं जो परम पोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करता है? तो उसे परजीवी कहते हैं। उन पादप को परजीवी कहते हैं जो परम पोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करता है। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करता है? तो विलयन का। कवक या फंजाई पोषण के रूप में विलयन का अवशोषण करता है। लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाइकेन में प्रकाश संश्लेषण करता है शैवाल। कौन करता है? शैवाल। कवक की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? तो वर्षा में। वर्षा में कवक की वृद्धि ज़्यादा होती है। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो वो है लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास और पोषक तत्व को एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास और भोजन पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। राइजोबियम किन पादप की जड़ों में रहते हैं? तो फलीदार पादप की जड़ में राइजोबियम रहता है। फलीदार पादप की जड़ में। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन को। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव उसे कहते हैं जो केंद्रक के चारों ओर एक जेली के समान एक पदार्थ के रूप में घिरा रहता है। अगला है पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है जो है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमाटा द्वारा। श्वसन के लिए पत्ते की सतह पर स्टोमाटा द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ते की कोशिका तक पहुंचती है स्टोमाटा द्वारा। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का। जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है उसे श्वसन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान पंक्तियों में अवस्थित रंध्र से होता है। पंक्तियों में अवस्थित रंध्र के द्वारा। अब है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है प्राणियों में पोषण। तो अमीबा भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो पदार्थ से पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पदार्थ से पकड़ता है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जिसको हामिंग बर्ड बोलते हैं। हामिंग बर्ड पौधे के किस प्रकार से खाद्य अंतः ग्रहण करता है? तो पौधे का मकरकंद चूसते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधे का मकरमंद चूस के अपना खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं। कौन सा जानवर रोमंथी है? तो गाय। गाय रोमंथी है। अमाशय क्या अस्रावित करता है? तो अमाशय जो है वो श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है अस्रावित करता है। अमाशय, श्लेष्मल सब एक ही नाम है, पाचक रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? अमाशय। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है मनुष्य के अमाशय में। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? तो अमाशय। आहार नाल के अमाशय द्वारा जठर रस का स्राव होता है। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त
कौन करती है? तो क्षुद्रांत करता है। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है क्षुद्रांत। भोजन को अमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो ग्रासनली। भोजन को अमाशय तक ग्रासनली पहुंचाता है। अमाशय कितनी लंबी होती है? तो अमाशय 10 इंच की होती है अमाशय। उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है? तो अमाशय होता है। उदर गुहा के बाईं ओर अमाशय होता है। किस में भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है? तो अमाशय में। अमाशय में जठर रस का मिश्रण होता है। किस में अधिकतर पाचन और अपशोषण होता है? तो छोटी आंत में पाचन और अपशोषण होता है छोटी आंत में। अमाशय में भोजन कायम नामक गढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर कहा जाता है छोटी आंत। अमाशय में भोजन कायम नामक गढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर छोटी आंत कहते हैं। मीठे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? तो अग्रभाग। मीठे के लिए अग्रभाग। खट्टे के लिए पार्श्व भाग होगा। खट्टे के लिए पार्श्व भाग। भोजन को पकड़ना और काटना किर्दंक करता है। भोजन को पकड़ना और काटना कौन सा दांत करता है? किर्दंक। भोजन को चीरना और फाड़ना काम रदनक का होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में। पित्तरस का स्राव होता है यकृत में। कौन प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? तो यकृत। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है हमारा यकृत। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है हमारे यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है यकृत में। पित्तरस क्या है? पित्तरस क्षारीय होता है। पित्तरस क्षारीय। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में। पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित होता है वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में। वसा परिवर्तित होता है वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है कार्बोहाइड्रेट। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अपशोषण के लिए दीर्घ रोम पाए जाते हैं? तो क्षुद्रांत्रों में। क्षुद्रांत्र जो होता है ये हमारे आहार नाल के पचे हुए भोजन का अपशोषण के लिए दीर्घ रोम में पाया जाता है क्षुद्रांत। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना क्षुद्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षुद्रांत। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवण का अपशोषण हमारे बृहदात्र भाग में होता है। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवण का अपशोषण जो है वो बृहदात्र भाग में होता है। कौन से पदार्थ का पाचन रूमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं? तो सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं होता है। क्षुद्रांत्र में उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। क्षुद्रांत में उंगली के समान उभरी संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। तारा मछली यानी स्टारफिश भोजन को सीधे कहाँ ग्रहण करती है? तो अमाशय में करती है। तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपनी मुख से क्या बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है? तो अमाशय को बाहर निकालती है। स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से जो है अमाशय को बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। श्लेष्मल किसके अतिरिक्त अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अमाशय को। श्लेष्मल जो है ये अमाशय के अतिरिक्त अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। पचा हुआ भोजन अपशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अपशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन अपशोषित होता है और क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को अपशोषण कहते हैं। अमाशय की आकृति जे की तरह होती है। कैसा? जे। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में। अब है चैप्टर 3 जिसका नाम है उष्मा। ठोस में प्रायः उष्मा किसके कारण स्थानांतरित होता है? तो चालन के कारण। ठोस में प्रायः उष्मा जो होता है वो चालन के स्थानांतरण के कारण होता है। किसके द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
वो प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। वो प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में हो सकता है। किस प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं? तो संवहन में। संवहन प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। आग में रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होता है? तो संवहन के द्वारा। आग में रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। गर्मियों से सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। गर्मी से सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है। श्वेत वस्त्र क्या करता है? सभी प्रकाश को परावर्तित करता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट तापमान को स्थिर रखना है। थर्मोस्टेट क्या करता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है टेम्परेचर से, तापक्रम से। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक, 35 से 42। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा होता है? तो पारा होता है थर्मामीटर में, पारा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि जल में ऊष्मा का हस्तांतरण की विधि संवहन कहलाती है। जल में ऊष्मा का हस्तांतरण की विधि संवहन कहलाती है। चालन ऊष्मा के हस्तांतरण की विधि ठोस में होती है। चालन ऊष्मा के हस्तांतरण की विधि ठोस कहलाती है। ऊष्मा किस प्रकार हस्तांतरित होती है? तो ऊष्मा जो है वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर हस्तांतरित होती है। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? तो चालन से हैंडल गर्म हो जाता है। द्रव में ऊष्मा हस्तांतरण जो है वो संवहन से होता है। द्रव में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा। थलीय समीर के चलने का समय जो होता है वो रात्रि में होता है। थलीय समीर के चलने का समय रात्रि होता है। वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण जो है वो संवहन द्वारा होता है। वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन विधि द्वारा। समुद्र समीर कब चलते हैं? तो समुद्र समीर दिन में चलता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है? तो 37 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए गर्म रखते हैं। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है? तो इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो विद्युत का सुचालक बनाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मानव का। किस विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु, जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु, जल की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण माध्यम में। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को किसके द्वारा ही परिवेश स्थानांतरित करता है? तो विकिरण द्वारा। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश स्थानांतरित करता है, विकिरण द्वारा। हमारा शरीर किस विधि के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है? तो विकिरण द्वारा। हमारा शरीर विकिरण विधि के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और उससे ऊष्मा ग्रहण करता भी है, विकिरण विधि द्वारा। सभी गर्म पिंड किसके रूप में ऊष्मा विकसित करते हैं? तो विकिरण विधि द्वारा। सभी गर्म पिंड ऊष्मा विकिरित करते हैं विकिरण विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन के ऊपर में होती ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी हो जाती? तो संवहन द्वारा। रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज जिसको बोलते हैं, इसमें प्रशीतन के ऊपर में होती ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी हो सके? संवहन द्वारा ठंडा हो सके। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन को ऊपर रखा जाता है ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग जो है वो संवहन से ठंडा हो सके।
फोन में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन और संवहन द्वारा। फोन में ऊष्मा का संचरण चालन और संवहन द्वारा होता है। किस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज के माध्यम को बिना गर्म किए पहुंच जाती है? तो विकिरण के द्वारा। बीज के माध्यम को गर्म नहीं करेगी। वायुमंडल को निचली परतों को गर्म करने में महत्वपूर्ण योगदान है चालन का। वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने में योगदान है चालन का। कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होता है? तो संवहन ठोस में नहीं होगा। संवहन ठोस में नहीं होता है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की क्रिया को विकिरण कहते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। भाप में गुप्त ताप होता है, इसलिए जल्दी हाथ जलता है। ऊष्मा गति का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है? तो द्वितीय नियम। ऊष्मा गति का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को क्या करता है? व्यक्त करता है। प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है दूसरा नियम। ठंड के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा अच्छा चालक होता है। अब है चैप्टर 4, अध्याय 4 है अम्ल, क्षारक और लवण। चैप्टर 4 का पहला प्रश्न क्या है? देखिए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का कड़वा होता है। अम्ल का खट्टा, क्षार का कड़वा। कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से जो है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस जो है वो प्राप्त किया जाता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लिटमस बनता है लाइकेन से। कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है? तो चूने का पानी। चूने के पानी पदार्थ की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। अगला सवाल पूछता है कि कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH आयन। OH आयन जो है वो लाल को नीला कर देता है। अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। अम्ल में होता है हाइड्रोजन। अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या देता है? प्रोटॉन देता है। कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो जिंक। जिंक एक ऐसा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो उदासीकरण। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो धातु लवण। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से धातु लवण यौगिक उत्सर्जित होता है। विलयन में OH पॉजिटिव आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन प्लस आयन को बढ़ाता है, H+ आयन को। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग नीला होता है। लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है। नेडल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथोनोइक अम्ल होता है नेटल के डंक में, मेथोनोइक अम्ल। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनती है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो है यह सभी आपको अम्ल सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से कौन से पदार्थ निर्मित होता है? तो लवण। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण, जल और उष्मा बनाते हैं। अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और उष्मा निर्माण करते हैं।
जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे उपचारित किया जाता है चूना से। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा तो उसे उपचारित किया जाता है चूना से। साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। बिलियन की प्रकृति उदासीन या क्षारकीय हो जाएगी। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, तो बिलियन की जो प्रकृति होगी वो उदासीन या क्षारकीय होगी। सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय होने के कारण जब उसे वो रिएक्शन करता है तो लाल हो जाती है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है क्षारक। लाल को नीले में बदलता है क्षारक। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? तो वर्षा जल अम्लीय हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति की है? तो बेकिंग सोडा, चूने का पानी। बेकिंग सोडा, चूने का पानी क्षारकीय प्रकृति की है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है? तो गाढ़ा गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गाढ़ा गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा करेगा। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा कर देगा। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। किससे? एसियर से। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फेथलीन कैसा रंग होता है? गुलाबी। जब विलयन क्षारकीय होगा तो फिनोल्फेथलीन का रंग गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन में कौन सा क्षारक होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन में। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कर्बी अम्ल यानी विटामिन सी होता है आंवला में। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारक से उपचारित किया जाता है? तो जब मृदा अधिक अम्लीय हो तो उसे बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। बिना बुझा चुना और बुझा चुना दोनों से। तो बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड और आपका बुझा चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिनोल्फेथलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। फिनोल्फेथलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर विलयन का रंग कैसा होगा? गुलाबी हो जाएगा। फिनोल्फेथलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन बनाता है। फिनोल्फेथलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? रंगहीन। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में डाल देती है अम्लीय द्रव। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम अथवा कैलामाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम अथवा कैलामाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जाता है जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करने पर मृदा जो है वो अम्लीय हो जाता है। रासायनिक उर्वरक को जब हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो मृदा क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है? तो अम्ल। अमाशय में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाने से क्या होता है? अपाचन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन होती है। अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन। कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है। वो पदार्थ सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ सूचक। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड उपमार्जक का उपयोग करते हैं। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड मार्जक का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस के बुलबुले देता है? इसीलिए पेस्ट्री केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले देता है, इसीलिए पेस्ट्री केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। अब है चैप्टर 5, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।
कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना। कागज को फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में भी परिवर्तन संभव हो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जिसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन समानतः उत्क्रमणीय परिवर्तन ही होता है। भौतिक परिवर्तन समानतः उत्क्रमणीय होता है। जिस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मोम का गलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का गलना भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब दही के बाद आप दूध नहीं बना सकते वापस, है ना, लेकिन दूध से दही बना सकते हैं। किस अभिक्रिया में रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन नहीं है पदार्थ का किण्वन। पदार्थ का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण निष्क्रियकरण होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निष्क्रियकरण। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? उसे डिपोजिशन कहते हैं। उस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे डिपोजिशन कहते हैं। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर किस रंग की पदार्थ की परत जम जाएगी? तो भूरे रंग की परत जम जाएगी, जिसको आपको जंग लगना कहते हैं। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको यहाँ पे दिखाया गया है और इस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ किसके बनने के कारण होता है? तो आयरन सल्फेट के कारण। विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने का कारण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से CaCO3 का निर्माण CaCO3 के निर्माण कारण इसका दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चूने का पानी दूधिया हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन से होता है। अंगूरों में किण्वन किस परिवर्तन के कारण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण। अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। औषधि किस अभिक्रिया की श्रृंखला का अंत उत्पाद होती है? तो रासायनिक। औषधि जो है रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अंत उत्पाद होती है। प्लास्टिक और अपमार्जक जिसको आप डिटर्जेंट बोलते हैं, डिटर्जेंट किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया से डिटर्जेंट बनता है। किसी भी पदार्थ का जलना एक परिवर्तन है रासायनिक। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त होने वाला धातु क्रोमियम है। रबर बैंड का खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। रबर बैंड का खींचना भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बाष्पीकरण भी है। समुद्र जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? वाष्पन द्वारा। समुद्र के जल से वाष्पन विधि द्वारा साधारण नमक प्राप्त होता है।
लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ना गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन के उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अब है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है जीवों में श्वसन। कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसे ऐंठन कहते हैं? तो वह लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमारे पेशियों में संचित होता है जिसे ऐंठन होती है। इस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है, वो है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% तथा 16.4% होता है। 21% या 16.4%। मानव शरीर की कौन सी वक्ष गुहा से अलग करती है? तो डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये वक्ष गुहा से अलग करती है मानव शरीर को। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। उच्च श्वसन के समय नीचे की ओर पसलियाँ गति करती है। जीवन की सबसे कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। उसके बाद है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पाइरूवेट अम्ल बनना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पाइरूवेट अम्ल बनना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। सर्वाधिक O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कोशिका के द्वारा, यानी कि RBC के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है सबसे ज़्यादा। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये वायवीय कहलाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वो वायवीय कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन भी विखंडित हो सकता है, वह प्रक्रम अवायवीय कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन भी विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय कहलाता है। अगला है कीटों में श्वसन के लिए वायु नालियाँ के जाल को क्या कहते हैं? श्वास प्रणाल कहते हैं। कीटों में श्वसन के लिए वायु नालियाँ के जाल को श्वास प्रणाल कहते हैं। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट किस रूप से श्वसन करते हैं? तो अवायवीय से करते हैं। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करता है? नीचे की ओर। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। हमारी पेशी कोशिका किस रूप में श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है? तो अवायवीय जीव द्वारा। हमारी पेशी कोशिका जो है वो अवायवीय जीव के रूप में श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। कौन सा प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है? तो अवायवीय श्वसन होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी कमी होती है, तो अवायवीय श्वसन। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होता है? अवायवीय के कारण। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है वो है ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है उच्च श्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन दर। पतियों में वायु के विनिमय के लिए पाए जाते हैं रंध्र। क्या होता है? रंध्र होता है।
किस जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है? तो ईस्ट जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है। फेफड़े स्थित होते हैं वक्ष गुहा में, फेफड़े उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में घिरी रहती है पसलियों में। वक्ष गुहा पार्श्व में घिरी रहती है पसलियों में। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है? तो पिंजर करता है फेफड़े की सुरक्षा। अंतः श्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करता है? तो ऊपर से बाहर की ओर। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर से बाहर की ओर गति करता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच में। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में भी खंडित हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में खंडित होता है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र। पादप के रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन वो जीव करेगा जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रहता है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? तो फेफड़ा में। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर जो है वो 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाती है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर जो है 25 बार प्रति मिनट देर तक बढ़ जाती है। अंतः श्वसन द्वारा वायु नथुनों से सबसे पहले नासा गुहा में जाती है। अंतः श्वसन द्वारा वायु नथुनों से सबसे पहले नासा गुहा में जाती है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। केंचुओं में गैसों का आदान प्रदान त्वचा द्वारा होता है। केंचुआ में मछलियाँ किस द्वारा सांस लेती है? तो क्लोम से मछलियाँ सांस लेती है, क्लोम से। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए बाई नालियाँ के जाल को श्वास प्रणाल कहते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए बाई नालियों के जाल को श्वास प्रणाल कहते हैं। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन द्वारा। अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है, अवायवीय श्वसन द्वारा। मानव शरीर की कौन सी वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो डायफ्राम। मानव शरीर की जो डायफ्राम होती है वो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, डायफ्राम। किस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है? तो वो निश्वसन द्वारा। निश्वसन अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। शरीर के अंदर रुधिर ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। शरीर के अंदर रुधिर ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब है चैप्टर 7, जंतु और पादप में परिवहन। रक्त परिसंचरण करता है पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। रक्त परिसंचरण करता है पचा भोजन का, ऑक्सीजन का और अपशिष्ट पदार्थ का। पचा हुआ भोजन अपशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को अपशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन अपशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है, इस प्रक्रम को अपशोषण कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका अथवा कणिकाएं कौन सा कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश करती है, WBC। कौन? WBC। रक्त का थक्का बनना पट्टिकाणुओं के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाएं करती है, RBC करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करती है? RBC। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रंग कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स रहते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो तरल रूप में होता है, और इसी में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह का खोज यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है? तो वर्नस्टीन ने बताया। वर्नस्टीन ने बताया
कि ए, बी और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। शरीर हमें कौन से संक्रमण से रक्षा करती है? तो WB, शरीर में हमें WBC जो है संक्रमण से रक्षा करती है। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, विलियम हार्वे। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है धमनियाँ। रुधिर के हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है धमनियाँ। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में धमनी जो है वो धमनी वाहिनी ले जाती है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में धमनी वाहिनियाँ ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है शिराएं। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शिराएं ले जाती है। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की वैद्युत गतिविधि की अभिलेखन प्रक्रिया ECG है। क्या है? ECG। EEG जो है ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है और EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। किसमें कोई परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा और स्पंज में कोई भी परिसंचरण नहीं पाया जाता है। अपोहन को इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की विधि किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है? तो वृक्क यानी किडनी। डायलिसिस आपने वर्ड सुना होगा, डायलिसिस किया जाता है किसका? किडनी का, और डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहते हैं। किसका मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है? तो वृक्क यानी किडनी का कार्य होता है ब्लड को छानना। मछली कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। मछली कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करती है। अगला है, किस वर्ग में संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वर्ग में संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो पैरेन्काइमा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम में पैरेन्काइमा उत्तरदायी है। रंध्र स्थित होता है, पत्तों में रंध्र होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय फेफड़ों में ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस सिरा। कौन? फुफ्फुस सिरा। किसकी भित्तियां मतलब दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है? तो धमनी। धमनी की जो भित्तियां होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। 72 से 80 बार। हृदय कहाँ स्थित होता है? किसका सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है? तो वक्षगुहा का। हृदय स्थित होता है वक्षगुहा में और वक्षगुहा का सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो 4। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को अलिंद कहते हैं और निचले 2 कक्ष को निलय कहते हैं। अलिंद और निलय, 2 अक्ष, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। हृदय के कक्ष की भित्ति बनी होती है पेशियों की। हृदय के कक्ष की भित्तियां बनी होती है पेशियों से। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है? तो अमोनिया। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है, मतलब रक्त का कलर जो है लाल होता है। हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। ये सभी कार्य जल का होता है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो जल प्रभावी कार्य है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है जल। जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है लिग्निन। लिग्निन जो है वो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। हृदय के डैश से फेफड़ों में रक्त जाता है दायां निलय से। हृदय के दायां निलय से फेफड़ों में रक्त जाता है, हृदय के दायां निलय से। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क जो है ये नेफ्रॉन उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है।
नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो बोमेन सपुट में। नेफ्रॉन के बोमेन सपुट भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है, ग्लोमेरुलस। वाष्प सर्जन के दौरान किस से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल हर्ष होता है? तो रंध्र। वाष्प सर्जन के दौरान रंध्र से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हर्ष होता है, रंध्र के द्वारा। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वह है फ्लोएम। फ्लोएम जीवित ऊतक है जो उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, फ्लोएम। शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी। कौन? आरबीसी। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिराएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। अब है चैप्टर 8 जिसका नाम है पादप में जनन। कायिक संवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। कायिक संवर्धन द्वारा क्या हो सकता है कि पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है तथा मांस और फर्ण में जनन बीजाणु द्वारा होता है। मांस और फर्ण में जनन बीजाणु द्वारा। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय शोषण होता है वो इष्ट है। इष्ट में अवायवीय शोषण होता है और ये एक कोशिकीय जीव होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है। किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करते हैं? तो अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करते हैं। कौन सा जनन विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन खंडन एवं बीजाणु निर्माण से होता है? तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन विधियों में कायिक प्रवर्धन, मुकुलन खंडन और बीजाणु के निर्माण से होता है। अगला है किस पादप में मूल तने पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन से। कायिक प्रवर्धन से जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा मूल तने पत्ती कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। एक लिंगी पादप उदाहरण है पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। सत्यफल किस में विकसित होता है? तो अंडाशय में सत्यफल विकसित होता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो एस्केलेरनकाइमा। एस्केलेरनकाइमा एक अस्थायी ऊतक को पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है। एक लिंगी पुष्प मक्का है। एक लिंगी पुष्प मक्का एक लिंगी है। ककड़ी और खीरा के पौधे होते हैं एक लिंगी। ककड़ी और खीरा के पौधे एक लिंगी होते हैं। द्विलिंगी पौधे में उगने वाले पुष्प के उदाहरण है सरसों। पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है गुलाब। पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है गुलाब। पिटूनिया पौधे में उगने वाले पुष्प किसका उदाहरण है? द्विलिंगी का। पिटूनिया पौधे में उगने वाले पुष्प उदाहरण है द्विलिंगी का। ऐसा पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। ऐसा पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। एक लिंगी पुष्प में केवल या तो पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित होगा। यदि प्रांगण उसी पुष्प के वत्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वत्तिकाग्र पर गिरेगा तो उसे स्वपरागण कहेंगे। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। पादप का जनन भाग पुष्प होता है। पादप का जनन भाग पुष्प होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मनकन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। किस फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है? तो औसत्य फल का। औसत्य फल का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। परागकण किस में पाए जाते हैं? तो पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, पुंकेसर में। जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प से बत्तिकाग्र तथा परागण का स्थानांतरण होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। दूसरे साथ परपरागण। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनता है। अधिकांश पादप में मूल, तना और पत्ती होती है, ये पादप कायिक अंग कहलाते हैं। अधिकांश पादप में मूल, तना और पत्तियां होती है, ये पादप कायिक अंग कहलाते हैं। किस जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं? तो अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। किस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है? तो लैंगिक जनन में।
लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का कौन सा जनन है जिसमें पादप के मूल, पत्ती अथवा कली और किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है? तो अलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, पत्ती अथवा कली और किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। अगला है कि किस जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं? तो अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपपंगी गुच्छे, जिसको फिसलनदार बोलते हैं, फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, वो क्या कहलाते हैं? उसे शैवाल कहते हैं। तालाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपपंगी गुच्छे तैरते हुए दिखे होंगे, उसे शैवाल कहते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मांस और फर्ण जैसे पादप में जनन कैसे होता है? बीजाणु से। परागकोश में क्या होता है जो नर युग्मक को बनाते हैं? तो परागकण होता है। परागकोश में जो है परागकोश में क्या होता है जो नर युग्मक बनाता है? तो वो परागकण होता है। स्त्री के सर में किसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं? तो अंडाशय में। स्त्री के सर में अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। स्त्री के सर में मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। किसमें? बीजांड में। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय जो है लैंगिक जनन द्वारा होता है। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय लैंगिक जनन द्वारा होता है। भ्रूण के किस भाग से तना पत्ती बनती है? तो प्रांकुर कहते हैं। भ्रूण के प्रांकुर भाग से तना पत्ती बनती है। कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब। गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। शकरकंद, डहेलिया, शतावर ये सभी जड़ के उदाहरण हैं। शकरकंद, डहेलिया, शतावर सभी जड़ के उदाहरण हैं। इष्ट में जनन मुकुलन से होता है। इष्ट में जनन मुकुलन द्वारा। इष्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिका की तरह क्या बनते हैं जो कोशिका से अलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाते हैं? तो मुकुल या उभार। इष्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिका की तरह मुकुल या उभार बनते हैं जो कोशिका से अलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? तो मुकुलन में। मुकुलन प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण कहलाता है? तो पुंकेसर परागकण कहलाता है। स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह युग्मनज का निर्माण करती हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो युग्मनज का निर्माण करती है। परागकणों या परागकोश से पुष्प के बत्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागणों का परागकोश से पुष्प के बत्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है उसे परागण कहते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय कहाँ विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं? तो फल। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय किस में विकसित होता है? तो फल में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल में विकसित होता है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। पादप में जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो। पादप में दो प्रकार के जनन होते हैं। अधिकांश पादप में क्या पाया जाता है? तो मूल, तना, पत्तियां सभी पाया जाता है। मूल, तना और पत्तियां सभी अधिकांश पादप में पाया जाता है। कायिक किसका अंग नहीं है? तो कायिक पुष्प का अंग नहीं है कायिक। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो डबल रोटी का फफूंद है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव डबल रोटी का फफूंद है। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन में। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता पड़ती है लैंगिक जनन में। किसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? तो नारियल। नारियल फल जो है, नारियल का फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है।
स्त्री केसर का भाग अंडाशय है, स्त्री केसर का भाग अंडाशय। किसमें मादा युग्मक होता है? तो अंडाशय में मादा युग्मक होता है, अंडाशय में। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? तो परागकोश में, परागकोश में नर युग्मक स्थित होता है। अब है चैप्टर 9 जिसका नाम है गति एवं समय। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसी दूरी को चलने में लिए गए किस से विभाजित करने पर प्राप्त होता है? तो समय। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा पूछा है यहाँ पे कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसी दूरी को चलने के लिए किस से विभाजित करने पर प्राप्त होता है? तो समय से। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति है। आवर्त गति उड़ती मक्खी की गति नहीं है, आवर्त गति उड़ती मक्खी की गति आवर्त गति नहीं है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय। इसको सिंपल याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो वस्तु की चाल कही जाएगी असमान। यदि विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति कहलाती है एक समान चाल। विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति कहलाती है एक समान। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय के माप ले, हम उस वस्तु का क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो चाल ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय के माप ले तो हम उस वस्तु का चाल ज्ञात कर सकते हैं। सभी घड़ियों में किस गति का उपयोग किया जाता है? तो सभी घड़ी में आवर्त गति का होता है, आवर्त गति। सरल लोलक की गति आवर्त गति का उदाहरण है। चाल किसे कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, इकाई समय में तय की गई दूरी। औसत चाल को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो तय की गई दूरी बटा समय अवधि, तय की गई दूरी बटा समय अवधि औसत चाल होती है। चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि को वेग कहते हैं, चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि को वेग कहते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत होता है, क्या होता है? नियत। और समान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, और समान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। वस्तुओं के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं, वस्तुओं के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, क्या कहते हैं? चाल। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होगा, क्या? विस्थापन। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ सरल रेखा ग्राफ होता है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ सरल रेखा ग्राफ होता है। दूरी के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो दूरी समय ग्राफ से। दूरी के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ से व्यक्त किया जाता है। 1 माइक्रोसेकंड का कौन सा भाग है? तो 10 लाख। 1 माइक्रोसेकंड 10 लाख भाग होता है। डैश सरल रेखीय गति नहीं है, तो झूले की गति सरल रेखीय गति नहीं है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल ओलक कहते हैं, आवर्तकाल। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को आवर्तकाल कहते हैं। चलिए चैप्टर आपका 10 चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है कि ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा? तो हेंस क्रिश्चियन आस्टार्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा।
विद्युत फ्यूज का उपयोग लघु पतन, जिसको आप शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है विद्युत फ्यूज का उपयोग। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगला है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो धन टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी और मोटी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। संयोजक तार बनी होती है तांबे की, संयोजक तार तांबे की बनी होती है। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। सेलों को संयोजित किया जाता है धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से। सेल को संयोजित किया जाता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से। बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी 2 या अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। फिलामेंट, बल्ब में एक पतले तार को फिलामेंट कहते हैं। बल्ब में एक पतले तार होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अगला सवाल है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, यह कि देखा था हैंस क्रिश्चियन आस्टार्ड ने। विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, यह देखा था हैंस क्रिश्चियन आस्टार्ड ने। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला परिपथ। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार समानता नहीं होते हैं, उसे गर्म तार कहते हैं। विद्युत परिपथ में जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार समानता गर्म नहीं होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। वास्तव में विद्युत जनित्र ऊर्जा का परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ऊर्जा का परिवर्तक की तरह कार्य करता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। जनित्र। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। इलेक्ट्रेड बल्ब का खोज थॉमस एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रेड बल्ब का खोज थॉमस एडिसन ने। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाएगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो उत्तर की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है, उत्तर की ओर। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो नरम लोहा का। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ओस्टार्ड ने ध्यान दिया था। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टार्ड का। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाता है परिपथ में। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार उच्च प्रतिरोधक शक्ति का निम्न गलनांक। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है।
विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा का। विद्युत फ्यूज आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत फ्यूज। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युत तन्मय तार में। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युतमय तार में। विद्युत फ्यूज किस मृत धातु से बना होता है? तो सीसा और टीन का बना होता है। सीसा और टीन का। अब है चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वो वर्ण रंग सबसे अधिक विचलित करता है, तो वो बैगनी रंग को सबसे ज़्यादा विचलित करेगा, बैगनी को। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष उत्तल या फिर अभिसारी, उत्तल या अभिसारी लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना अपवर्तन कहलाती है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना अपवर्तन कहलाती है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वो है लाल। सबसे कम विचलित होता है लाल। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी? तो बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यदि वस्तु मतलब बिंब उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो अवतल या अभिसारी लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है। अवतल या अपसारी। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस का होता है। वास्तविक और उल्टा उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। किस लेंस में सदैव आभासी सीधा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में। अवतल लेंस में सदैव आभासी सीधा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं? तो अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हो उत्तल दर्पण कहलाएगा। चिकित्सा द्वारा आँख, नाक, गले के निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण डॉक्टर उपयोग करता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाला लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब है चैप्टर 12 जिसका नाम है वन हमारे जीवन रेखा। कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़ ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है।
अपघटन वन में उगने वाले पादप के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति का बनाए रखने में सहायक होता है। अपघटक क्या करता है कि जो वन में उगने वाले पादप के लिए पोषक तत्व है आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होता है अपघटक। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। कौन सा वन उत्पादन नहीं है? तो केरोसिन उत्पादन नहीं है। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम ह्यूमस है। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम ह्यूमस है। पौधे श्वसन क्रिया ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे श्वसन क्रिया ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, क्या कहलाती है? बीतान कहलाती है। कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, इसे बीतान कहते हैं। कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, क्या कहलाता है? कैनेपी। कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, उसे कैनेपी कहते हैं। सूखी पत्तियों व मृत जीवों के शरीर से बनता है ह्यूमस। सूखी पत्तियां व मृत जीव के शरीर से ह्यूमस बनता है। सबसे भारी गैस कौन सी है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस कारण ये निचली परत में मिलती है। कौन सा गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए परागम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने के वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। कौन सा गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य और पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, कौन सा गैस कांच घर या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कांच घर या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है प्रकाश संश्लेषण से। पादप और जंतुओं के मृत शरीर के ह्यूमस में परावर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। पादप तथा जंतुओं के मृत शरीर के ह्यूमस में परावर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आता है। कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं? तो मांसाहारी। मांसाहारी उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। कौन प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को आहार बनाते हैं? तो वह है सर्वाहारी। कौन प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को आहार बनाते हैं? तो वह सर्वाहारी बनाते हैं। कौन सा उपभोक्ता नीचे के तीनों पोषण स्तर के आहार प्राप्त करते हैं? तो सर्वाहारी। सर्वाहारी जो है ये तीनों पोषण स्तर के आहार प्राप्त करते हैं। वो जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उसे परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी। किस में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है? तो मृत जीवी में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है मृत जीवी में। अपघटन हेतु एंजाइम का प्रयोग कवक करता है। अपघटन हेतु एंजाइम का प्रयोग कवक। जैव अपघटक क्या होते हैं जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं? वो सर्वाहारी होते हैं। जैव अपघटक सर्वाहारी होते हैं जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं। कौन सा गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अन्य गैस के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। परितंत्र में मुख्य प्राथमिक सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु। पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोगकर्ता अनरस्ट हेकल हैं, जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं अनरस्ट हेकल। कौन सा संघटक आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो स्वपोषित संघटक। स्वपोषित संघटक आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। आगे देखते हैं, किसके अंतर्गत वो जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे, जंतु या दोनों पर निर्भर होते हैं, तो उसे परपोषी संघटक कहते हैं। परपोषी संघटक के अंतर्गत वो जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे, जंतु या दोनों पर निर्भर होते हैं। कौन अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करता है, तो शाकाहारी मुख्यतः अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है, शाकाहारी। लाइकेन जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा तथा कवक को भोजन प्रदान करता है, किस अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है, तो सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन और शैवाल दोनों के बीच जो संबंध है वो सहजीविता है। स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलान स्थल जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलान स्थल जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र कहलाता है बायोम। क्या कहलाता है? बायोम। किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत में मात्रा सबसे कम है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो जल से आती है। कहाँ से? जल से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है श्वसन से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रहे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं CO2। कौन सा श्रृंखला स्वपोषी से शुरू होता है, तो चारण खाद्य श्रृंखला स्वपोषी से शुरू होता है। घास, टिड्ढा, पक्षी ये सभी चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। घास, टिड्ढा और पक्षी चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। कौन श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है, तो अपर्ध खाद्य श्रृंखला। अपर्ध खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है। कौन सा खाद्य जाल कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं एवं कई अलग अलग पोषण स्तर को जोड़ता है, तो वह है खाद्य जाल। खाद्य जाल कई प्रकार की खाद्य श्रृंखला एवं कई अलग अलग पोषण स्तरों को जोड़ता है। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होता है उतना ही अस्थायी और संतुलन होगा उसका पारिस्थितिक तंत्र। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होगा उतना ही अस्थायी और संतुलन होगा उसका पारिस्थितिकी तंत्र। एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरा अप्रभावी रहती है, इसे असहभोज्यता कहते हैं। एक को नुकसान और दूसरा अप्रवाहित रहती है, उसे असहभोज्यता कहते हैं। पेनिसिलियम कवक व बैक्टीरिया ये असहभोज्यता का उदाहरण है, पेनिसिलियम कवक और बैक्टीरिया। एक प्रजाति को लाभ मिलता है दूसरी प्रजाति को हानि, इस अन्योन्य क्रिया को परजीविता कहते हैं। अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना किस अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है, तो परजीविता का उदाहरण है अमरबेल। एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरी प्रजाति अप्रवाहित रहती है, उसे सहभोज्यता कहते हैं। एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरी प्रजाति अप्रभावती हो रहती है, किस क्रिया को सहभोज्यता कहते हैं। किस अन्योन्य क्रिया में दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है, तो सहजीविता। सहजीविता में दोनों जो है लाभान्वित होते हैं। अब चैप्टर अंतिम है आपका 13, अपशिष्ट जल की कहानी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहे थे कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड जीवाणु से टाइफाइड होता है। और कार्बनिक अशुद्धि पोषक तत्व कौन सी है, तो नाइट्रेट, फास्फोरस, फॉस्फेट धातुएं। और कार्बनिक अशुद्धि पोषक तत्व नाइट्रेट, फास्फोरस, फॉस्फेट धातुआं हैं। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः 50 मीटर से 60 मीटर दूरी पर होता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः 50 से 60 मीटर दूरी पर होता है। अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति मानव के प्रकृति सामाजिक क्रियाकलाप के परिणाम है। अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक सामाजिक क्रियाकलाप के परिणाम है। कार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, तो कार्बनिक अशुद्धि है मानव मल, जैविक अपशिष्ट, पीरकनाशी और शाकनाशी।
सीवर का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीवर का प्रमुख कार्य है मल विसर्जन की व्यवस्था। सीवर। आपंक से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो जैव गैस आपंक से बनाई जाती है, जैव गैस। आपंक क्या है? आपंक दूषित जल में विद्यमान ठोस अशुद्धि है। दूषित जल जनित रोग नहीं है मलेरिया। मलेरिया दूषित जल से नहीं होता है। बातन होता है, जल में वायु का प्रवाह बातन होता है, जल में वायु का प्रवाह। बाहित मल संयंत्र के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? तो यूकलिप्टस के। बाहित मल संयंत्र के चारों ओर यूकलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं। शुष्क आपंग काम करता है खाद का। शुष्क आपंग काम आता है खाद के। मृदा के रंध्र को बंद करने के लिए वसा उत्तरदायी है, कि मृदा के रंध्र को बंद करने के लिए वसा। जागरूक नागरिक का कर्तव्य है स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करने का। जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करना। सक्रियत अपांग में लगभग कितना प्रतिशत जल है? तो 97% जल है सक्रियत अपांग में। बर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केचुआ से, बर्मी कंपोस्ट। जैव अनिम्नीकृत कचरा उदाहरण है पॉलीथीन की थैलियाँ, जैव अनिम्नीकृत कचरा है। दूषित जल जनित रोग है हैजा है, दूषित जल जनित रोग हैजा। कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पादन है? बायोगैस एवं स्लेज। बायोगैस और स्लेज दूषित जल उपचार का उत्पादन है। कौन जल जनित बीमारी नहीं है? तो दम्मा। दम्मा जल जनित बीमारी नहीं है। घर, कारखाना, उद्योग और अन्य उपयोगकर्ता द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को कहा जाता है सीवेज। क्या कहते हैं? सीवेज। कौन सा पोषक तत्व रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम पोषक तत्व रंध्र को खोलने और बंद होने में मदद करता है। एरोबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जा सकता है वातन। एरोबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जा सकता है वातन द्वारा। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधन का कुप्रबंधन, ये सभी कारक जल कमी हेतु उत्तरदायी है। औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधन का कुप्रबंधन। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्यापी है? तो बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्यापी है। ये आपका क्लास 7 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्यापी है? तो बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्यापी है। ये आपका क्लास 7 कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपका क्लास 8, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। 8, 9, 10 ये हम अगली वीडियो में करेंगे। और एक वीडियो आपका आएगा जिसमें हम जितने भी साइंस प्रौद्योगिकी का है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो के माध्यम से मिलते हैं हम आप सभी से। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे जो लोग पहली बार आए होंगे प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जल्दी से जल्दी जो है 100 के कंप्लीट करवा दीजिए, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।